वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम आज मेरे सलाम। साथ मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ज़हीर भट्टी साहब हैं, जो कि न्यूयॉर्क से होते हैं, यूएसए से। आज हम उनके साथ कुछ से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारी इंसान है ये, मेरी इनसे काफ़ी बार बात हुई। आज इनसे शुरुआत करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से, इसके बाद हम मज़ीद अपने टॉपिक को कवर करते हैं। अमेरिका का लाइफ़स्टाइल, अमेरिका का वीज़ा कैसे हासिल करते हैं, अमेरिका का F1 वीज़ा, पाकिस्तानियों के लिए कौन-सा वीज़ा सूटेबल है कि ये आसानी से मिल जाए पाकिस्तानियों के लिए, स्कॉलरशिप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो ज़हीर भट्टी भाई, अपना तारुफ कराइएगा हमारे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम है ज़हीर भट्टी और मेरा तल्लक है बूरेवाला पाकिस्तान से। और इन दिनों में पिछले 7 साल से मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क इन न्यू फॉल्स इन न्यूयॉर्क। और साथ में मैं लॉ फर्म में जॉब करता हूँ और एक बिहेवियर सेंटर है बच्चों का, उसमें एज ए सीडीसी काम करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ज़हीर भट्टी भाई, हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत सारे, उनका ख्वाब है कि अमेरिका जाया जाए, कनाडा जाया जाए। तो कनाडा के हवाले से तो मैं इनको कोशिश करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, इनको प्रोवाइड कर सकूँ। यूएसए के लिए आप मुझे काफ़ी अच्छे मौजू पर्सनैलिटी लगे। मैं ज़ाहिर सी बात है, आप हैं और आपने इसको किया हुआ है यूएसए का। तो यूएसए के हवाले से कुछ बताइएगा कि यूएसए का वीज़े के लिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या-क्या करना चाहिए और किस तरीके से वो यूएसए में आ सकते हैं स्टूडेंट वीज़े के ज़रिए से? जी अमीन भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने के लिए 3 कैटेगरीज हैं अमेरिका में। जो पहली कैटेगरी है वो है J1 वीज़ा, दूसरी कैटेगरी है M1 वीज़ा और तीसरी कैटेगरी है F1 वीज़ा। आज जिस वीज़े के बारे में हम बात करेंगे वो है F1 वीज़ा। सो F1 वीज़ा हासिल करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो आपने ये करना है कि जिस भी फील्ड में आप हैं पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, आपकी जो भी स्पेसिफिक फील्ड है, उस फील्ड के बारे में आपने रिसर्च करनी है कि अमेरिका में कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस फील्ड में मेजर जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। सो आपने स्पेसिफिक अमेरिकन यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है जो आपकी अपनी फील्ड की हो। सबसे पहला काम आपका ये है। दूसरा स्टेप ये है कि जब आपने अपनी फील्ड की यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लिया, तो आप उस यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल वेबसाइट होती है, हर एक यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल वेबसाइट होती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट वेबसाइट के नाम से। आप उनके इंटरनेशनल स्टूडेंट की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर आप ऑनलाइन एज ए स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, आप अपना एडमिशन करवाएंगे उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। जब आपने वो ऑनलाइन एडमिशन की एप्लीकेशन फिल कर दी, उसके साथ ही 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कॉलेज वाले आपको एक ईमेल भेजेंगे जिसमें वो आपको कंग्रेचुलेशन कहेंगे कि थैंक यू सो मच फॉर अप्लाइंग टू आवर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, क्योंकि हर कॉलेज में उनके एडवाइजर्स होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं और जो रेजिडेंट स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं। तो वो एडवाइजर आपसे आपके ट्रांसक्रिप्ट यानी आपकी जो प्रीवियस डिग्रीज वगैरह हैं उनके बारे में पूछेंगे और कहेंगे वो हमें मेल की जाए, ईमेल की जाए। आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपको आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने होते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं अमीन भाई कि ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। यूनिवर्सिटी आपसे आपके सही। बैंक स्टेटमेंट और आपके ट्रांसक्रिप्ट्स को मांगेगी और आपने उनको मेल कर देनी है या ईमेल कर देनी है। नेक्स्ट प्रोसीजर है, जब आपने आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट्स और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा दी, तो अब यूनिवर्सिटी का काम है उसको वेरीफाई करना कि ये बंदा वाकई ही पाकिस्तान में इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और इसके ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो लीगली बिल्कुल ठीक हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके
ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करना यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप यूनिवर्सिटी आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई कर लेती है तो वो आपको एक वेरिफिकेशन नंबर दे देती है। उस वेरिफिकेशन का नंबर ये का मतलब ये होता है कि इस स्टूडेंट्स को फलां यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई कर लिया है और ये एक लेजिट स्टूडेंट है। सो अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है इसमें क्या क्या होना चाहिए और कितनी अमाउंट आपके बैंक में होनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं इसके बारे में। अगर आपकी कॉलेज की फीस लाइक ट्यूशन फीस, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस और आपकी हाउसिंग और डाइनिंग डाइनिंग की टोटल कॉस्ट है फॉर एग्जांपल $20,000, लेकिन $20,000 में से आपके बैंक में एटलीस्ट $10,000 होने चाहिए, क्योंकि उसमें से आपको फाइनेंशियल एड भी मिल जाएगी, आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। लेकिन इनिशियली जब आप अपने कॉलेज को अपनी बैंक स्टेटमेंट सेंड करते हो तो उसमें एटलीस्ट अगर टोटल कॉस्ट है $20,000 तो आपके अकाउंट में $10,000 होने चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वर एवर योर टोटल कॉस्ट इज, योर अकाउंट में आपके उसके हाफ मनी होनी चाहिए। ये एक एक पहला पहला जो बेसिक स्टेप है वो ये है कि आपने अप्लाई कर दिया। अमीन भाई, जो दूसरा स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ यू कैन गेट I-20 फॉर्म फ्रॉम योर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। I-20 फॉर्म एक बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए। अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई करना है तो I-20 फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। I-20 फॉर्म में होता क्या है कि यूनिवर्सिटी आपको I-20 फॉर्म देती है जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद वो एक पूरा फॉर्म लेटर इशू करती है जिसमें वो आपका एक समझ लें कि आपका आप रह सकते हैं, वो आप लेके जा सकते हैं एम्बेसी में और शो करवा सकते हैं कि मैं एक लेजिट स्टूडेंट हूं इस यूनिवर्सिटी में। उस I-20 फॉर्म में आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होती है और वो I-20 फॉर्म ये बताता है कि इस स्टूडेंट ने हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल गौर है कि जब भी आपको यूनिवर्सिटी I-20 फॉर्म सेंड करे तो वो हमेशा आपको ईमेल करते हैं। आपने क्या करना है, आपने उनको एक्स्ट्रा, कॉलेज को एक्स्ट्रा फीस पे करके वो आपने पाकिस्तान में अपने घर में शिप करवाना है। वो आई थिंक यू हैव टू पे $70 or $80 एक्स्ट्रा। वो हार्ड कॉपी लेनी है उसकी। उसकी हार्ड कॉपी लेने का मकसद क्या है कि अगर आपके पास वो हार्ड कॉपी होगी तो जब आप एम्बेसी में अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो हार्ड कॉपी आपको लाजमी वहां पे चाहिए। सो ऑलवेज गेट अ हार्ड कॉपी फॉर योर I-20 फॉर्म। स्टेप नंबर 3 ये है कि जब आपको I-20 फॉर्म भी मिल गया, आपको कॉलेज की तरफ से वेरिफिकेशन नंबर भी मिल गया, तो आपने यूएस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है ऑनलाइन और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवाना है। उसका मकसद क्या है कि आपने स्टेट डिपार्टमेंट को ये बताना है कि आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट उनकी कंट्री में इंटर हो रहे हैं। तो आपने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके उसको कहते हैं स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन, SEVIS, www.SEVIS। ये स्टेट की वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपने फीस पे करनी होती है क्योंकि आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इंटर हो रहे हैं इस मुल्क में, तो आपको $160 to $200 फीस पे करनी होती है। इसको कहते हैं SEVIS। ये आपने काम सारा खुद ही करना है। जब आपने SEVIS की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसीजर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अपना DS-160 फॉर्म फिल करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि यूएस का वीजा लेने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसमें है I-20 फॉर्म, आपका DS-160 फॉर्म और एक मैं आपको एंड में बताऊंगा। जो है DS-160 फॉर्म क्या होता है? DS-160 फॉर्म होता है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, आपकी जॉब हिस्ट्री क्या है, आपकी फैमिली टाइज क्या हैं और आपकी अमेरिका में कोई आपके रिलेटिव पहले से रहते हैं, हु इज स्पॉन्सरिंग यू, हु इज योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हु इज योर कॉलेज एंड एवरीथिंग। एक समझ लें कि आपकी पूरी रिकॉर्ड है आपकी जिंदगी का उस DS-160 फॉर्म में।
आपने वो DS-160 फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल करना है। हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका करंट लिंक भी मैं आपको दे देंगे, ताकि आप उसको खुद ही चेक कर लें कि वो सैंपल फॉर्म क्या होता है। जब आपने DS-160 फॉर्म फिल कर लिया, फिल करने के एंड पे जब आपने सबमिट करवा दिया, तो वो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे देंगे एट द एंड ऑफ योर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। वो जो एप्लीकेशन नंबर होगा आपने उसका प्रिंट करवा के अपने पास रख लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आपने DS-160 फॉर्म भी फिल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने किसी भी पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में जाके अपने वो DS-160 फॉर्म के ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर होता है उसको उसमें लिख के और अपनी वीजा की फीस पे करनी होती है पाकिस्तान के किसी भी बैंक में। जब आपने वो है आई थिंक 120 to 160 डॉलर, वो चेंज होती रहती है। आई थिंक राइट नाउ इज 120 to 160 डॉलर। आपने वो फीस पे करनी है। जब आप वो फीस पे करेंगे, उस पे आप वो जो DS-160 फॉर्म वाला एप्लीकेशन नंबर होगा वो उसमें लिखेंगे, ताकि एम्बेसी को पता चल जाए कि आपने ये वो दिस इज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट कि जिसने फीस पे की है। फीस पे करने के बाद जो आपको बैंक से रसीद मिलेगी, मेक श्योर यू कीप दैट रसीद। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ। आपने अपना वीजा इंटरव्यू स्केड्यूल करना है ऑनलाइन। वीजा इंटरव्यू स्केड्यूल आप इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं, लाहौर में भी कर सकते हैं, कराची में भी कर सकते हैं, KPK में भी कर सकते हैं। आपने अपना वीजा इंटरव्यू स्केड्यूल करना है ऑनलाइन। अच्छा, जब कहीं आप भी कर वीजा सकते इंटरव्यू हैं? जब आप वीजा इंटरव्यू स्केड्यूल करें, किसी तो भी सिटी में कर सकते हैं ना वीजा? जी किसी भी सिटी में कर सकते हैं पाकिस्तान में, जहाँ जो भी आपके नजदीक सिटी है। तो वीजा जब आपने इंटरव्यू वीजे के लिए अच्छा, जब एक चीज आपने और यहाँ इंटरव्यू पर एक प्रॉब्लम ये है सर, एक मिनट। एक बात पूछ लूं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये आता है, वीजा देने में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है उनको, बातचीत करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो ये इंटरव्यू जो है ये खाली इस इंग्लिश में होगा या हम अपनी मर्जी से उर्दू में भी इंटरव्यू करवा सकते हैं? आप इंटरव्यू उर्दू में भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, इवन दो आप पंजाबी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। लैंग्वेज कोई अरे वेरी गुड। मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने स्टूडेंट वीजे पे जाना है, तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि आप उनको कन्विंस करें कि आप वहां जाके एज ए लाइक मेंबर ऑफ सोसाइटी बन के रह सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज इज नॉट अ मैटर, लाइक कोई मसला नहीं, आप इंटरव्यू किसी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। जी। जब बिल्कुल आपने सही है, आप सर मजीद कंटिन्यू कीजिए। जब आपने इंटरव्यू स्केड्यूल करना है, उसमें आपने वो जो बैंक में फीस पे की थी, वो जो रसीद नंबर होता है वो लाजमी लिखना है। एम्बेसी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे अपना वीजा इंटरव्यू स्केड्यूल करेंगे, और वहां पे वो जो आपने बैंक में फीस पे की थी वीजा की, उसकी रसीद नंबर लाजमी लिखेंगे, ताकि एम्बेसी को इंश्योर हो जाए कि जो बंदा इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है उसने फीस पे की हुई है। यहाँ पे एक बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए इंटरव्यू वाले दिन, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं। आई थिंक वो एक अलग टॉपिक है, हम किसी दिन एक और वीडियो बनाएंगे जिसपे हम बताएंगे कि एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए आपको कौन कौन सी टिप्स और ट्रिक्स को यूज करना चाहिए। अभी जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो आपके पास 4 से 5 चीजें लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आपका I-20 फॉर्म होना चाहिए जो कॉलेज ने आपको दिया था, और आपके पास आपका DS-160 फॉर्म का वो आखिरी पेज होना चाहिए जिसपे आपका एप्लीकेशन नंबर है। इसके अलावा आपके पास बैंक की रसीद होनी चाहिए जिसमें आपने फीस पे की है। यह है 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जो आपके पास I-20 फॉर्म होता है, आपको अपने बैंक स्टेटमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। ले जाएं तो अच्छा, आपकी फाइल में it's good for you, it might work for you, they might ask you, but usually they don't ask you like bank statements and anything, because जो आपने DS फॉर्म फिल किया होता है उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, और जो आपका I-20 फॉर्म होता है उसमें आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सारी डिटेल्स होती हैं। और बस आप अपना इंटरव्यू दें, एंड
विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी सर, ये 10 स्टेप्स हैं जो कि मैंने इजीली आपको ब्रेकअप करके बताया है कि लोगों को समझ आ सके। बिल्कुल बेहतरीन, आपने एक कंटिन्यू आपने तमाम चीज़ों को बताया है। व्यूअर्स देखें, अगर आप यूएसए का वीज़ा लेना चाहते हैं, स्टूडेंट के हवाले से, आप स्टूडेंट है, या अगर आप जनरल विजिट वीज़े के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो ऑलमोस्ट कुछ प्रोसेस इसमें चेंज होता है। अदरवाइज इंटरव्यू का सेक्शन आपने अपने आप को इनरोल करना है उनके वीज़ा सेक्शन के अंदर, ये पर्टिकुलर सेम होता है। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट यूएसए के लिए नहीं होती फॉर विजिट वीज़ा, लेकिन स्टूडेंट वीज़े के लिए जो है ना ये रिक्वायरमेंट होती है। वो सिर्फ दिखाना पड़ता है, वो मतलब सिर्फ आपको पास होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे अगर मांग ले तो आपके पास एक रिकॉर्ड हो इंटरव्यू के दौरान में, आप उनको शो कर सके। अदरवाइज वो देखते नहीं है, वो आपकी बातों से ही वेरीफाई कर लेते हैं, एक अज्यूम कर लेते हैं कि आप कितने पानी में है। इंटरव्यू बेसिकली वो जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो उनका एक अपना नजरिया होता है इंटरव्यू किस तरीके से लेते हैं, और बातों बातों में उनको जज हो जाता है कि ये बंदा डिजर्विंग है, या वो सिर्फ अमेरिका जाना चाहता है, बस ऐसे ही वहां पर गायब हो जाएगा, या कुछ भी वो कर सकता है। तो वो सिर्फ इस वजह से, तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त इंटरव्यू के दौरान अच्छी रखनी है, अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करना है, और जो उनके सवालात हो आप उनको समझ के और उनको जवाब देने की कोशिश, जल्दी में नहीं होता ना, आप जल्दी में जवाब दें, बहुत ठहर ठहर के जवाब दें, जो आपको समझ में आ रही है, समझ में नहीं आता आप उससे दोबारा पूछे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपको दोबारा एक्सप्लेन करेगा। इजी होके जवाब देंगे, आपका काम हो जाएगा, और गारंटी के साथ इंशाल्लाह 100% काम हो जाएगा। अमेरिकन वीजा जो है वो काफी लग जाते हैं पाकिस्तानियों के, सिर्फ आपने बॉडी लैंग्वेज आपको वो दिलवा देती है, आपका बात करने का अंदाज, आपका सवाल जवाब को समझने का अंदाज, ये तमाम चीजें आपको जो है वीजा दिलवा दे सकते हैं। ब्रदर, आप जो है कितना अरसे से यूएसए के अंदर है? It's been 7 years. 7 ईयर्स से है। तो Almost 7 years. अमेरिका की लाइफ और सही, अमेरिका की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ में कोई चेंजिंग आपको नजर आई? हाँ जी, पाकिस्तान और अमेरिकन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है मेरे मुताबिक, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक पर्सपेक्टिव है, मेरे मुताबिक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है लोगों के रवैयों में, और लोगों के लाइक वे ऑफ थिंकिंग में। लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स लाइफ, लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स अदर पर्सन। तो अमेरिका में क्या है कि यू हैव फ्रीडम, आप जो मर्जी कर सकते हो, यू हैव फ्रीडम फॉर एवरीथिंग। पाकिस्तान में क्या है कि लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है दूसरे बंदे को एक्सेप्ट करने की। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी सही है, लाइफस्टाइल ऑब्वियसली जहां पे भी आप जाएंगे लाइफस्टाइल हर मुल्क की डिफरेंट होगी। बिल्कुल। तो जो स्कॉलरशिप के हवाले से हमारी बात हुई, तो ये स्कॉलरशिप 100% देते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी, या उसमें कोई परसेंटेज होती है, या आपसे जब प्रोफाइल आपका चेक करते हैं इसके बाद वो डिसाइड करते हैं? होता यूं है कि सबसे पहले तो जिस कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं, हर एक कॉलेज की सबसे जो बेसिक चीज है वो है फेफसा, जिसको हम कहते हैं फेफसा को फाइनेंशियल एड। हर कॉलेज में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बाउंड हैं लीगली कि हर एक यूनिवर्सिटी आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है। अगर आप रेजिडेंशियल हैं, अमेरिकन स्टूडेंट हैं, यू आर गेट ऑलमोस्ट लाइक 70 to 80% फाइनेंशियल एड। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 100% फाइनेंशियल एड नहीं होती, आपके लिए पार्शली फाइनेंशियल एड होती है कि आपके टोटल इनकम कितनी है आपके पेरेंट्स की, और आपकी ईयरली इनकम कितनी है अगर आप काम करते हैं कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन दैट पार्ट। लेकिन कुछ कॉलेजेस जो हैं वो आपको मेरिट बेस पे स्कॉलरशिप देते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी जीपीए बहुत अच्छी है और आपने बहुत कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हुई हैं अपने एफएससी में या बैचलर में, तो उसकी बेस पे आपको मेरिट स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। उसकी तरफ उसके अलावा होता है रीजनल स्कॉलरशिप। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है अमेरिका में, लाइक न्यूयॉर्क में येल यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, या टेक्सास में है, वो आपको मेरिट रीजन की बेस पे भी स्कॉलरशिप देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप केपीके से हैं तो
आपको स्कॉलरशिप केपी के रीजनल के हिसाब से मिलेंगे। आप लाहौर से हैं, पंजाब से हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप डिफरेंट है। कराची से हैं तो सिंध वाली तरफ से हैं तो आपके रीजनल स्कॉलरशिप डिफरेंट हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस जो हैं वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको देते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, उसका नाम है www.collegeboard.com। collegeboard.com पे आप जाइएगा, और अगर आपने फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना है तो आप उधर अपने कॉलेज का नेम लिख के पहले सर्च करें, और उसके बाद आप ओवरऑल जो जो यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानियों को फाइनेंशियल एड एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट देती हैं, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से अमेरिका में आ रहे हैं तो पाकिस्तान में एक इदारा है यूनाइटेड फाउंडेशन पाकिस्तान के नाम से। वो आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी देते हैं और आपको पार्शियल स्कॉलरशिप भी देते हैं। आप लाइक दे विल गिव यू J1 वीजा, दे विल गिव यू एक्सचेंज विजिटर वीजा, F1 वीजा के लिए भी आपको हेल्प करते हैं, एंड ऑल फ्री। सम टाइम क्या होता है, जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होता है वो फुल राइड स्कॉलरशिप होता है, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। आप आपकी हाउसिंग, आपकी डाइनिंग, आपका ट्रैवल एक्सपेंस और आपकी कॉलेज की ट्यूशन, एवरीथिंग इज फ्री। और कुछ कॉलेजेस में होता है स्कॉलरशिप कॉर्नर, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट, यानी ऑफिसर्स होते हैं हर एक कॉलेज में। कुछ कॉलेजेस में होते हैं, कुछ में नहीं होते। मेक श्योर कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उस कॉलेज के स्कॉलरशिप कॉर्नर ऑफिस को जरूर जरूर जाके उनसे पूछें कि अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और ये वीजा अप्लाई करने से पहले जितनी जल्दी हो सके ये काम साथ साथ करते जाएं। जब आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाए और आपको I-20 फॉर्म मिल जाए, ये काम साथ ही साथ स्टार्ट कर दें स्कॉलरशिप हंटिंग का। और जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है वो इजीली आपको मिल जाता है। जी सर। ये सर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है इसको हम 100% स्कॉलरशिप कहते हैं। ना, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट 100% होता है, 90 से 95। तो ये स्कॉलरशिप में ट्यूशन फी माफ होती है या सब चीजें माफ हो जाती है? उसमें ट्यूशन फी भी माफ होती है। आपकी ट्यूशन फीस जो थी वो स्कॉलरशिप पे करता है। उसके अलावा आपकी डाइनिंग, जो आपने खाना खाना है, आपकी जो अकोमोडेशन है, रेजिडेंस, वो भी आपको फ्री होती है। और आपको कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है आपके अपने एक्सपेंसेस के लिए भी। फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर 3 months दे विल गिव यू $1,000 एंड नेक्स्ट 3 months दे गिव यू $1,000। और सम टाइम ऐसे होता है कि आप जब आप पाकिस्तान से न्यू न्यू आते हैं तो कॉलेजेस में आपके लिए स्पेसिफिक जॉब्स ऑफर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल लीगली आप बाइंड हैं 20 आवर्स काम करने, 18 से 20 आवर आप काम कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। तो आपको कॉलेज में आपकी हेल्प करने के लिए, इसको कहते हैं पार्शियल स्कॉलरशिप, आपको साथ में वर्क भी दिया जाता है, जो कि आप कॉलेज में किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, कॉलेज के लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं। तो वो भी आपकी कॉस्ट को कम कर देती है। तो ये जो जॉब करने की आपने बात की कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, 4 आवर्स डेली हम काम कर सकते हैं 5 दिन, 5 days a week, यही एक्चुअली होता है ना? लीगली आप सिर्फ 18 से 20 घंटे काम कर सकते हैं, और वो आप कैंपस से बाहर नहीं कर सकते अगर आप। महीने में या हफ्ते में? नहीं, वीकली, वीकली। वीकली? वही 4 आवर्स डेली हो गए ना, 5 दिन जी। हम हफ्ते में काम कर सकते हैं। जी। कनाडा में भी यही है कि 5 days a week जो है 4 आवर्स डेली आप काम कर सकते हैं। और लीगली आप सिर्फ कॉलेज में ही काम कर सकते हैं, वो कॉलेज के बाहर नहीं काम कर सकते आप, फर्स्ट ईयर एक्चुअली। अच्छा, ये सही इनसाइड कैंपस मतलब आप काम कर सकते हैं और हाँ वहां जी। पर जॉब मिल जाती है इनसाइड कैंपस? हाँ जी, आपको वो मैंने आपको बताया कि आपको जो कैरियर सही। सेंटर होता है कॉलेज में, आपको उसको एज सुन एज पॉसिबल आपको उनको रीच आउट करना होता है, और आपको अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करवाना होता है एज ए पोटेंशियल एम्प्लॉयर और अपकमिंग एम्प्लॉय। पाकिस्तानियों के वीजे इजीली लग जाते हैं? सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तानियों को वीजे इजीली लग जाते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। जिस तरह मैंने ये वो 10 स्टेप बताए हैं, अगर आपके वो 10 स्टेप्स कंप्लीट हैं और आपके वीजा लगने में, और आप इंश्योर करवाते हैं इंटरव्यू वाले दिन कि दिस इज माय पर्पस, ये मेरा पर्पस है जाने का, और ये मेरा यूनिवर्सिटी का नेम है,
ये मेरी डेट है वापस आने की, यू हैव टू इंश्योर देम एंड यू हैड इनफ मनी टू कवर योर ओन एक्सपेंसेस। तो पाकिस्तानियों के वीजे इजीली लग जाते हैं, कोई मसला नहीं है। they never discriminated on anybody। सही। और जो है इसमें जो आयरिस का या टोफेल का क्या रोल है? हाँ जी, वो हर एक, जब आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं और अपने ट्रांसक्रिप्ट्स और अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, तो हर एक कॉलेज की, मैं अब सब कॉलेजेस के लिए नहीं बता सकता, हर एक कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ कॉलेज वाले कहते हैं कि हमें, अगर तो आपकी जो लास्ट इंस्टीट्यूशन था वहां पे अगर आपकी ऑलरेडी इंग्लिश क्या कहते हैं, इंग्लिश कोर्स था ऑलरेडी, लाइक मीन्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश था, तो आपको हो सकता है वो आपको आइट्स ना करना पड़े। लेकिन कुछ कॉलेजेस में आपको आइट्स करना होता है, कुछ कॉलेजेस में आपको टॉफल करना होता है। टॉफल का मिनिमम स्कोर जो है वो 480 टू 500 आपको अगर हो जाए तो आपको इजीली किसी भी कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और आइट्स में एटलीस्ट यू हैव टेक 7 बैंड्स, एटलीस्ट 6 पॉइंट समथिंग और 7 बैंड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन ईच कॉलेज। हर कॉलेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। सो हम सारे, यानी इतने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है। अभी एक पेंडेमिक की वजह से जिस सिटी में आप रहते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, तो पेंडेमिक की वजह से हम लोगों ने काफी चीजें ये देखी थी कि वहां पर लाइफ काफी प्रॉब्लम में आई। तो उस हवाले से कुछ बताएंगे इस वक्त पेंडेमिक की क्या सिचुएशन है वहां पर, कोरोना की? जी, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, कि जैसे, और जैसा कि आपको पता है कि न्यूयॉर्क एक वाहद स्टेट थी जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है पेंडेमिक की वजह से। एंड ऑल प्रेयर गोज टू द पीपल हु डाइड इन दिस पेंडेमिक। एंड अभी सिचुएशन ये है कि हम फेज 4 में हैं न्यूयॉर्क में, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओपन। जहाँ पे भी आप जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स आर ओपन, बार्स आर ओपन, एवरीथिंग इज ओपन। स्कूल कॉलेजेस आर ऑलमोस्ट अबाउट टू ओपन, some universities are already open, and some high schools are about to open like next week, I believe. So in person classes कम हैं मोस्टली, जो हैं वो कॉलेजेस में और हाई स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस में इन पर्सन क्लासेस भी स्टार्ट हैं, लेकिन आपको 6 फीट का डिस्टेंस रखना होगा। अगर आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, किसी भी मार्केट में जाते हैं, 6 फीट का डिस्टेंस, या फिर आपको मास्क तो लाजमी है, जहां पे भी आप जाएंगे यू शुड हैव अ मास्क ऑन यू। इसके अलावा जो कॉलेजेस और स्टूडेंट्स की सिचुएशन है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान भी हैं इस पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इन पर्सन टीचिंग को ही प्रेफर करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो, उनके मसले हैं, F1 वीजा पे हैं, H1B के। तो ओवरऑल आई थिंक, जिस तरह आपने पूछा कि पेंडेमिक की क्या सूरत हाल है, अभी पेंडेमिक इज ऑलमोस्ट एंडेड इन न्यूयॉर्क, कोई ज्यादा केसेस नहीं आ रहे। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड आई फील लाइक everybody done a great job. I salute everybody who ever worked in this pandemic, especially जो healthcare workers थे, और especially जितने food वाले business थे जो कि open थे। So thank you so much guys, salute to all of you। जी बिल्कुल, जो फ्रंट लाइनर थे वो रियली चाहे किसी भी मुल्क में किसी भी सिटी में थे, उन लोगों ने अपना अपना रोल जो है इस पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से किया, और वाकई इनको हमें सैल्यूट करना चाहिए। और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी दी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी करे। और आमीन। यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके हवाले से थोड़ा-सा अपना इनपुट दीजिएगा कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के दरमियान जो इलेक्शन कैंपेन है, वो किस तरह की चल रही है और चांसेस क्या है? मुझे तो मेरा पर्सनल जो व्यू पॉइंट है, वो मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना जीत जाएँगे, और आई थिंक 55% टू 60% तक वोट मिल जाएँगे उनको। आप क्या कहते हैं? कुछ आइडिया? I mean, I have no opinion on this one। I don't know, it depends on अच्छा, अच्छा, people। कोई some बात। people like हाँ, some people सही है। like Republicans, some people like Democrats, so I cannot say what's gonna happen। It all depends on our electoral college at the end of the day। नहीं, नहीं, सही है, बिल्कुल अपनी ओपिनियन को रिज़र्व रखना चाहिए, अच्छी बात है।
मतलब ज़ाहिर है हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें उस मुल्क के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को मैं खुद भी कनाडा के हवाले से बात करते हुए मुझे भी बहुत एहतियात के साथ काम करना पड़ता है। लाज़मी है, कुछ चीज़ें होती है जो हम ज़ाहिर है एक दूसरे कंट्री से आए हुए हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। तो मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन लाज़मी है कि हमें जो है ना इस मुल्क के सिस्टम्स को, रूल्स को फ़ॉलो करना है। तो बहुत अच्छा आपने किया कि अपना आंसर नहीं दिया। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख़्याल मैंने जो बता दिया, वो इस तरह से है। यस ब्रदर बहुत अच्छा लगा आपसे आपने तमाम चीज़ें बिल्कुल ओपन होकर बताई है और इस जो हमारी स्ट्रीम को हम दोनों जो है अपने-अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करेंगे। आप अपने चैनल का नाम यहाँ सिर्फ़ बता दीजिएगा व्यूअर्स को, मैं डिस्क्रिप्शन में वो पूरा नाम लिख भी दूँगा और अपने चैनल जी का भी मैं नाम लिख दूँगा और आपके चैनल का भी नाम लिख दूँगा। मैं अपने व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। आप किसी भी मुल्क में हैं, चाहे आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से अप्लाई करना चाहते हैं, सिस्टम देखें एक ही होता है। हम ज़ाहिर है पाकिस्तानी है तो हमने पाकिस्तानियों को के हवाले से डिस्कस किया। लेकिन आप जिस मुल्क में भी है, आप इसी तमाम चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें नज़र आ जाएगी। तो आप सर अपने चैनल का जी लिंक बताइएगा कि क्या है, जी तो मैं मेरे बाद में उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी चैनल लिख का देता हूँ। नाम है ज़हीर भट्टी, ZAHEER एंड BHATTI। अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा इन अमेरिका के पाकिस्तानियों के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं अमेरिका में, हॉस्टल लाइफ कैसी है, एक्सपेंसेस कैसे हैं, और आप कौन कौन से स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, F1 वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, J1 वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं, और वीज़ा इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स और टिप्स आपको यूज़ करनी है। किसी भी मामले में आपको किसी भी क्वेश्चन कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब अमीन भाई चैनल एज वेल, और कमेंट सेक्शन में अब बताइएगा आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और दोबारा एक और वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू ज़हीर भट्टी भाई और हम जो है इस लाइव स्ट्रीम को जो है यहीं पे एंड करते हैं। व्यूअर्स आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने जो है हमें देखा और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो जैसे ज़हीर भट्टी भाई ने बताया कि आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे तमाम चीज़ें दोबारा से डिस्कस करें। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन तमाम के साथ एक नए स्ट्रीम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ज़हीर भट्टी भाई आप कोई पैगाम देना चाहेंगे लास्ट में हमारे व्यूअर्स को? खुश रहें, खुशियां बांटें, रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट लें दूसरों से। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।